हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया। तो इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और हमारी डेली लाइफ में उनके क्या यूजेस हैं इस बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान। यशवंत और आनंदी राजस्थान के गांव में रहते हैं। देयर स्कूल हैज असाइंड देम अ प्रोजेक्ट। उनके स्कूल ने उन्हें एक प्रोजेक्ट असाइन किया है, एक प्रोजेक्ट दिया है। टू लर्न अबाउट क्राफ्ट्स पर्सन्स। क्राफ्ट्स पर्सन हम बोलते हैं कारीगर को। हु वर्क विद मेटल्स, जो मेटल्स के साथ काम करते हैं। मेटल्स जैसे सोना है, चांदी है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ब्रास, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स के बारे में आपने लास्ट क्लास 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो उन्हें उन क्राफ्ट्स पर्सन्स, उन कारीगरों के बारे में जानना है जो मेटल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ्स। आयरन स्मिथ बोलते हैं लोहार को, जो लोहे की चीजें बनाते हैं। जैसे गोल्ड स्मिथ सुनार को बोलते हैं, सिल्वर स्मिथ जो सिल्वर के, चांदी की ज्वेलरीज बनाते हैं, उनको कहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ लोकल आयरन स्मिथ्स को विजिट करेंगे हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट, जो इस क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो लोहे से अलग अलग चीजें बनाते हैं। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। अकम्पनी करना मतलब साथ जाना। तो यशवंत और आनंदी ने उनके ग्रैंडफादर को, दादाजी को रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ चले। ये फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए, ये है यशवंत आनंदी, ये है उनके ग्रैंडफादर, और ये एक लोकल आयरन स्मिथ के काम को देखने गए हैं। नाउ दे आर क्यूरियस टू लर्न। वो जानना चाहते थे हाउ दीज आयरन स्मिथ्स मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज। जो अलग अलग आइटम्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे नाइफ है या लॉक है, की है, बकेट है, बाइसिकल, गैस स्टोव, वो ये सभी चीजें कैसे बनाते हैं। दे इंटरैक्ट विद एन एल्डरली क्राफ्ट्स पर्सन। उन्होंने एक बुजुर्ग, एल्डरली मतलब ओल्ड, क्राफ्ट्स पर्सन से बात की, सुदर्शन अंकल, जिनका नाम था सुदर्शन अंकल। अब यशवंत पूछता है विच आइटम्स डू यू जनरली मेक। आप जनरली कौन से आइटम्स बनाते हैं। तो सुदर्शन अंकल कहते हैं जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज। डेली यूज के आइटम्स अक्सर हम बनाते हैं, सच एज फ्लैट पैन्स, जैसे फ्लैट पैन्स जिनको तवा कहते हैं, ये पिक्चर में आप देख भी सकते हैं। बकेट्स, बाल्टीज, ये देखिए ये बकेट्स हैं, ये तवा है। फिर टोंग्स, जिनको चिमटा कहते हैं, ये है टोंग्स। एंड फार्मिंग टूल्स, खेती के कुछ औजार भी वो बनाते हैं, जैसे स्पेड्स, फावड़ा जिनको कहते हैं। देखिए ये है फावड़ा, ठीक है। स्पेड्स वो बनाते हैं जो कि सॉइल को डिग करने के काम आता है। देन एक्सिस, कुल्हाड़ीज जिनको कहते हैं, जो टूल्स को या वुड को कट करने के काम आती है। कुल्हाड़ी, यहाँ पर कुल्हाड़ी तो नहीं दिख रही है अभी, एक बार पिक्चर देख लेते हैं। कुल्हाड़ी वैसे देखी होगी आपने। देखो ये होती है कुल्हाड़ी, जिसमें इसको पकड़ने के लिए लकड़ी का डंडा होता है और आगे ये आयरन से बना हुआ एक शार्प पार्ट होता है जो लकड़ी को, वुड को कट करने के काम आता है। तो कुल्हाड़ी वो बनाते हैं। देन ट्रॉवल्स, खुरपीस जिनको कहते हैं। खुरपी की पिक्चर भी यहाँ पर नहीं है, चलो देख लेते हैं। ये भी गार्डन में जनरली आपने देखी होगी, जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, उन्हें रिमूव करने के काम आती है, या स्मॉल प्लांट्स को प्लांट करने के लिए। ये है खुरपी, ओके। एंड रेक्स, रेक्स जिसको हम जेली कहते हैं, ये लीव्स को कलेक्ट करने के काम आती है। देखो ये है रेक, आप देखेंगे ये भी लोहे की बनी है, आयरन की बनी है। हिंदी में इसको कहते हैं जेली, ठीक है। तो आयरन स्मिथ्स कौन कौन से डिफरेंट टूल्स बनाते हैं जिन्हें हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, कुछ एक आपको पता होने चाहिए और आप उनको आइडेंटिफाई भी कर पाए, ठीक है। तो सभी हमने देख लिया, रेक्स, जेलीज, ट्रैवल, खुरपी, एक्सेस, कुल्हाड़ीज, स्पेड्स, फावड़ाज, देन टोंग्स, चिमटा, बकेट, बाल्टी, पैंस, तवा, फ्लैट पैंस। इसके अलावा भी कुछ टूल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, जैसे कि ये हैमर है, ये एक बोल भी बनाया है उन्होंने, ओके। ये तो टोंग ही है, ठीक।
नाउ आनंदी पूछती है व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ, ये किस मटेरियल के बनते हैं। सो सुदर्शन अंकल कहते हैं वी यूज आयरन मेटल टू मेक दीज आइटम्स, हम लोहे को यूज करते हैं, आयरन मेटल को यूज करते हैं इन सभी आइटम्स को बनाने के लिए। देन वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेर एवर रिक्वायर्ड, हमने बहुत सारे अभी टूल्स देखे जिनमें वुड लकड़ी के हैंडल्स थे, जैसे आक्स आपने देखा, फावड़े में भी यहाँ पर ये लकड़ी का हैंडल आपको दिखेगा, इसमें भी जो हैमर है। सो कुछ में लकड़ी के वुड के हैंडल्स बनाए जाते हैं जिनमें ज़रूरत होती है। एडिशनली इसके अलावा वी यूज़ कोल इन आर फर्नेसेस टू हीट द आयरन, आयरन को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए हम फर्नेस बोलते हैं भट्टी को, भट्टी में कोयला यूज़ करते हैं। आप लोहे को डिफरेंट शेप तभी दे पाएंगे जब वो गर्म हो जाता है। ये देखिए, ये है फर्नेस, भट्टी, और इसके अंदर क्या जलता है, इसके अंदर कोयला जलता है। ये हेल्प करता है उसको बर्न करने में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं लोहा जो है, आयरन बहुत हार्ड होता है, अगर वो ठंडा होगा उसको शेप देना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए उसको फर्नेस में, भट्टी में पहले गर्म किया जाता है। जब वो थोड़ा सॉफ्ट होता है तब उसको शेप दी जाती है इस तरह से। ओके, नाउ सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस, तो सुदर्शन अंकल एक आयरन के एक ब्लॉक को हीट कर रहे थे, गर्म कर रहे थे फर्नेस में। इट हैज़ बिकम रेड हॉट, और जब आयरन को हीट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर तो वो ग्लो करने लगता है, और देखो इस तरह से रेड कलर का हो जाता है। ये देखिए, फर्नेस से निकलने के बाद आपको आयरन इस तरह से रेड कलर का दिखाई देगा। इट हैज़ बिकम रेड हॉट। ओके, ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विद अ हैमर, फिर ये हैमर से वो उसे बीट करते हैं, उसको इस तरह से पीटा जाता है जिससे कि जो रिक्वायर्ड शेप हो वो शेप उसको दी जा सके। नाउ आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्स, आनंदी बहुत अमेज्ड थी ये देखकर, और वो पूछती है वाई आर यू बीटिंग इट, आप इसे बीट क्यों कर रहे हैं, ऐसे पीट क्यों रहे हैं बार बार हैमर से, हथौड़े से। सुदर्शन अंकल कहते हैं आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स, क्योंकि मैं इसे एक एक्स की, एक कुल्हाड़ी की शेप देना चाहता हूँ। आनंदी पूछती है वाओ अ पीस ऑफ आयरन, ये तो सिर्फ आप देखेंगे लोहे का एक पीस है, कैन बी बीटन इनटू फ्लैट शेप, क्या इसे बीट करके इसको फ्लैट शेप बनाया जा सकता है। कैन वी डू दिस विद अदर मेटल्स एज वेल, क्या हम दूसरे मेटल्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, क्या बाकी मेटल्स को भी बीट करके, गर्म करने के बाद बीट अगर करें तो उनको हैमर से अगर हम उसको पीटते हैं तो क्या उनको भी फ्लैट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आता है उसके माइंड में। यू मे ऑल्सो हैव मेनी सच क्वेश्चंस, आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट एल्स वी कैन डू विद मेटल्स, मेटल्स के साथ अब हम क्या क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स, डिफरेंट मटीरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है, ये वही प्रॉपर्टी है जो अभी आपने देखी, जिसमें एक मटेरियल को हम बीट करके थिन शीट बना सकते हैं बिना उसको ब्रेक किए, उसे हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी आपको दी है, लेकिन सावधान रहना है, इस एक्टिविटी को आप अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर या फिर किसी अडल्ट के सुपरविजन में ही करेंगे। सो कलेक्ट सम वेस्ट पीसेज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम के कुछ पीसेज इकट्ठा करिए। एक आयरन नेल ले लीजिए, लोहे की कील, पीस ऑफ कोल, कोयले का एक पीस ले लीजिए, पीस साइज लंप ऑफ सल्फर, गंधक जिसको कहते हैं, उसका एक पीस ले लीजिए, एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का एक ब्लॉक ले लीजिए। देखो एक बार सभी मटेरियल्स को हम देख लेते हैं। ये है कॉपर पीसेस, एल्यूमिनियम पीसेस, ये सिल्वर कलर के होते हैं, कॉपर ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, आयरन नेल, कील तो आपने देखी होगी, पीस ऑफ कोल, कोयले का एक टुकड़ा, लंप ऑफ सल्फर, सल्फर का एक टुकड़ा, और ये है ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा। नाउ रिकॉल द चैप्टर मटीरियल्स अराउंड अस इन ग्रेड 6 क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था मटीरियल्स अराउंड अस, आपकी साइंस की बुक क्यूरियोसिटी में। उसके अकॉर्डिंग इनकी अपीयरेंस ऑब्जर्व करिए। अपीयरेंस मतलब बाहर से देखने पर ये कैसे लगते हैं। आर दे लस्ट्रस, क्या इनमें शाइन है, ये लस्ट्रस है।
ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट एंड रिकॉल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1। इस टेबल में आपको यहाँ पर बताना है अपीयरेंस कैसी है, लस्ट्रस या नॉन लस्ट्रस, हार्ड है या सॉफ्ट है, और इसको तो हम अभी करेंगे। पहले बात करते हैं पीस ऑफ कॉपर की। कॉपर आप देखेंगे शाइनी है, और आपको याद होगा 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं सभी लस्ट्रस होते हैं, सभी में शाइन होती है। तो सबसे पहले पीस ऑफ कॉपर, कॉपर का पीस लस्ट्रस है, शाइनी है, लस्ट्रस। पीस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पीस भी लस्ट्रस है। आयरन नेल भी लस्ट्रस होती है जब वो नहीं होती है, हालांकि पुरानी जब हो जाएगी तो थोड़ा सा, क्योंकि उसके ऊपर जंग लग जाता है इसलिए शायद वो आपको शाइनी ना दिखाई दे। लेकिन ये हमने ये भी 6th क्लास में देखा था कि अगर हम कट करेंगे फ्रेशली, जो जब कट करते हैं आयरन को, तो जो यहाँ पर आपको सरफेस दिखाई देगा वो शाइनी होगा। आयरन बेसिकली शाइनी होता है। नेक्स्ट इज पीस ऑफ कोल, कोयले का पीस आप देखेंगे उसमें शाइन नहीं होती, नॉन लस्ट्रस होता है। सिमिलरली लंप ऑफ सल्फर, सल्फर में भी कोई शाइन नहीं होती और लकड़ी में भी कोई शाइन नहीं होती है। नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस। नेक्स्ट, अब आपको बताना है ये हार्ड है या सॉफ्ट है। कॉपर हार्ड होता है, एल्यूमिनियम भी हार्ड होगा, लोहे की कील भी हार्ड होगी। हार्ड, हार्ड, हार्ड। कोल, उसका जो एक पीस होता है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट या ब्रिटल आप कह सकते हैं। सल्फर भी वैसा ही होता है। सल्फर को अगर आप देखेंगे, गंधक का एक टुकड़ा देखने वैसे आप टच करेंगे तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आसानी से वो टूट जाता है। थोड़ा भी आप प्रेशर लगाएंगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ओके, कोल वैसे हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का कोल आपने लिया है। दोनों तरह का आता है। जो बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल होता है वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, लेकिन सॉफ्ट कोल भी होता है। तो यहाँ पर पीस ऑफ कोल में आप सॉफ्ट भी लिख सकते हैं, हार्ड या ब्रिटल भी लिख सकते हैं। लंप ऑफ सल्फर को आप ब्रिटल लिखेंगे, हार्ड है लेकिन आसानी से वो ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट, पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा हार्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक्टिविटी में आगे है, नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम्स वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस। किसी भी ऐसे हार्ड सरफेस पर एक एक करके इनको रखना है। एंड बीट देम विद अ हैमर, और इस तरह से हैमर से इनको बीट करना है। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट स्लाइटली फ्लैट हो जाते हैं या फिर डू दे ब्रेक इनटू पीसेस, पीसेस में टूट जाते हैं। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.1 में रिकॉर्ड करना है। तो देखो इसमें ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। जब आपने कॉपर के पीस को हैमर से आप बीट करेंगे तो आप देखेंगे वो फ्लैट हो जाएगा इस तरह से और बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली पीस ऑफ एल्यूमिनियम भी फ्लैट होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे इट फ्लैटन्स, ये फ्लैट होता है, ये भी फ्लैट हो जाएगा। लोहे की कील को भी बीट करने से इस तरह से वो फ्लैट हो जाएगी, इट फ्लैटन्स। पीस ऑफ कोल, कोयले का पीस आप देखेंगे वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, फ्लैट नहीं होगा। सो यहां पर ब्रेक्स इनटू पीसेस लिखेंगे, ब्रेक्स इनटू पीसेस, जैसा कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। और जो गंधक है आपका, सल्फर का पीस है, उसके साथ भी यही होगा। हल्का सा भी आप अगर हैमर से हिट करेंगे तो वो भी बहुत से पीसेस में ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, वुड को, लकड़ी को भी अगर आप बार बार हैमर से तोड़ेंगे तो वो भी, उसमें भी क्रैक आएंगे या ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक्स इनटू पीसेस। ठीक, नाउ एनालाइज करिए टेबल 4.1 को एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। उन ऑब्जेक्ट को देखो जो लस्ट्रस भी है और हार्ड भी है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन नेल। ठीक है, बाकी सभी नॉन लस्ट्रस हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, लोहे से, एल्यूमिनियम से या कॉपर, तांबे से जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, दे आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड आर हार्ड। वो अपीयरेंस में लस्ट्रस होते हैं। ये देखिए, ये कॉपर की वायर है, वो क्लियर नहीं है, चलो इसको देखते हैं। ये कॉपर की वायर है, आप देखेंगे इसमें भी शाइन है। कॉपर शाइनी होता है। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी होगी,
इसमें भी शाइन होती है, ये भी शाइनी होती है। और सिमिलरली आयरन, लोहे में भी शाइन होती है। ओके, थोड़ा पार्ट अगेन वही है कि जंग लगने के बाद आपको डल दिखाई दे सकता है, लेकिन फ्रेशली कट अगर कोई लोहा आयरन आप देखें नया जो होता है उसमें शाइन होती है। तो ये तीनों में शाइन होती है, लस्ट्रस होते हैं ये सभी। लस्टर शोन बाय मेटल्स इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। जो मेटल्स लस्टर को शो करते हैं, जो मेटल्स शाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं मेटालिक लस्टर। ओके, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जो शाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रबर की बॉल्स आपने देखी होगी, या जो आपके पेन्स होते हैं स्पार्कल पेन्स। ये देखिए प्लास्टिक की बॉल्स हैं। प्लास्टिक हालांकि कोई मेटल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इनके सरफेस को शाइनी बनाया गया है। इसी तरह से ये पेन्स हैं। तो कोई चीज़ अगर शाइनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेटल हो, लेकिन अगर कोई चीज़ शाइन भी कर रही है और मेटल भी है, उसे हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। मटीरियल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स। ये तीनों चीज़ जो हार्ड भी है, लस्टर भी शो करती है, मेटल्स भी है। तो इनमें से कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, इन्हें हम मेटल्स कहते हैं, जबकि कोल, कोयला, सल्फर एंड वुड ये नॉन लस्ट्रस है एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल्स। ये मेटल्स के जितने हार्ड भी नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, उनमें शाइन नहीं होती है। हालांकि उनके सरफेस को हम शाइनी बना देते हैं कोटिंग करके उनके ऊपर कई बार, लेकिन नेचुरली उनमें शाइन नहीं होती। ठीक है, कोयले में भी नहीं होती, सल्फर का लंप आप देखेंगे उसमें भी नहीं होगी, लकड़ी में भी कोई शाइन नहीं होती है। लेकिन कई बार आप देखेंगे फर्नीचर होते हैं आपके घर में, उनमें जो प्लाई लगी होती है ऊपर वुड के ऊपर, उसकी वजह से उसमें शाइन आ जाती है, तो उनको शाइनी बनाया जाता है। बाय नेचर वो शाइनी नहीं होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो 100% आता है एग्जाम में कि राइट 5 डिफरेंसेस और 4 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एक तो ये आप याद रखेंगे, जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होते हैं और उनमें वो हार्ड होते हैं। मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड हार्ड। ओके, और जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं और उतने हार्ड नहीं होते जितने मेटल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा एक अभी और हम देखेंगे, क्योंकि उनको जब आप हैमर से बीट करते हैं तो जो मेटल्स हैं आपने देखा वो फ्लैट हो जाते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। ये आगे है हमारा टॉपिक। नाउ आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड। अब क्वेश्चन है कि क्या सभी मेटल्स हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम है या पोटासियम है, दे आर सॉफ्ट। अब ये भी थोड़े से जो एक्सेप्शंस हैं आप याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है, इनको अंडरलाइन करते जाइए। नेम 2 मेटल्स विच आर सॉफ्ट, तो उसमें एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके सोडियम एंड पोटासियम। ये सॉफ्ट है, दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। इतने सॉफ्ट है कि आप एक नाइफ से इनको आसानी से कट कर सकते हैं। देयर इज वन मेटल मर्क्यूरी, और एक ऐसा भी मेटल है मर्क्यूरी दैट इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। हमने देखा कि मेटल्स हार्ड होते हैं जनरली, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है। जो मेटल तो है लेकिन ये हार्डनेस वाले रूल्स को वो फॉलो नहीं करते। जो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं वो है सोडियम, पोटासियम, और एक ऐसा भी मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, जो कि है मर्क्यूरी, पारा जिसे आप कहते हैं, विच यू माइट हैव सीन इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में आपने देखा होगा मर्क्यूरी को। देखो ये है मर्क्यूरी, थोड़ा शाइन इसमें आपको दिखेगा, लेकिन ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें। उसके बाद ये है सोडियम, जो उतना हार्ड नहीं होता है जितने मेटल्स जनरली होते हैं। लोहे को आप देखेंगे आसानी से, अगर ठंडा है तो आप उसकी शेप नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको आसानी से थोड़ा प्रेशर डालकर आप तोड़ भी सकते हैं और इसको नाइफ से इजीली कट भी किया जा सकता है। सिमिलरली पोटेशियम भी ऐसा ही होता है, वो भी उतना हार्ड नहीं होता। तो 2 सॉफ्ट मेटल्स और एक लिक्विड मेटल के नाम आपको पता होने चाहिए। आपकी बुक की एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड there is one metal mercury which is found in liquid state at room temperature. Okay, now recall the chapter temperature and its measurement. आपने 6th क्लास में चैप्टर पढ़ा था temperature and its measurement, आपकी बुक क्यूरियोसिटी में, उसमें ये आपने पढ़ा होगा। Now which
ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विद अ हैमर? कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जिनको जब आपने हैमर से बीट किया तो वो फ्लैट हो गए? वो थे कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन नेल। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स थे जैसे पीस ऑफ कॉपर, उनमें कॉपर का पीस था, आयरन नेल लोहे की कील और पीस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पीस, बिकम फ्लैट व्हेन बीटन, जब उनको बीट किया गया तो वो फ्लैट हो गए। वेयरएज अदर ऑब्जेक्ट्स जो या मटेरियल्स थे उन्होंने डिफरेंटली बिहेव किया, वो फ्लैट नहीं हुए, वो टूट गए, ब्रेक हो गए। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। वो प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल्स को आप थिन शीट में बीट कर सकते हैं, बीट करने के बाद शीट बन जाती है, टूटते नहीं हैं वो मटेरियल्स की, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। एंड मोस्ट मेटल्स पोजेसेस दिस प्रॉपर्टी, ज्यादातर मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल शीट्स? क्या कुछ मेटल की शीट्स के आप एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे आपने थिन सिल्वर फॉइल देखी होगी, कुछ स्वीट्स के ऊपर होती है, या एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी जिसमें हम फूड को रैप करते हैं। देखो ये है एल्यूमिनियम फॉइल, इसे आपने बीट करके इतनी थिन शीट बना दी इसकी। क्या ये लकड़ी से ऐसा बनाना पॉसिबल है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो बीट करने पर टूट जाएगा। बाकी जो मेटल्स हैं उनकी भी आप शीट बना सकते हैं, आप गोल्ड की शीट बना सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली होगी। सभी चीजें हमें देखनी है। सिल्वर फॉइल भी आपने देखा होगा, ये जनरली स्वीट्स के ऊपर देखने को मिलता है। देखो ये सिल्वर फॉइल है, ये ओके, इस तरह से इतनी थिन शीट्स आती हैं इनकी। ओके, नाउ दीज आर फॉर्म ड्यू टू देयर मैलिएबिलिटी। ये शीट कैसे बनी? क्योंकि जो सिल्वर है या फिर जो एल्यूमिनियम है वो मैलेबल होते हैं, मैलिएबिलिटी की वजह से ही उनको उनकी थिन शीट्स बन पाई। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। अब फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स कौन से हैं? सिल्वर, उसकी बहुत ही पतली शीट आप बना सकते हैं, एंड गोल्ड। ओके, नेक्स्ट, अ पीस ऑफ कोल और लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर आपको कोल या जो सल्फर का एक टुकड़ा आपने लिया था उसमें देखने को नहीं मिलेगा कि आप ब्रेक करें और वो शीट बन जाए। दे ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड आर सेड टू बी ब्रिटल। वो पीसेस में टूट जाते हैं, इसीलिए हम उन्हें ब्रिटल कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, वुड नाइदर गेट्स फ्लैटन। लकड़ी ना तो फ्लैट होती है शीट में, ना ही पीसेस में ब्रेक होती है। तो वुड जो है वो ना तो मैलिएबल है और ना ही ब्रिटल है, उसमें क्रैक आ जाएंगे, एक दो पीस बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने हैमर मारा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में ब्रेक हो गई। ओके, तो इसलिए ना वो मैलिएबल है ना ही ब्रिटल है। मैलिएबल, ब्रिटल दोनों आपको पता होने चाहिए, दोनों के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। और मोस्टली जो मेटल्स हैं वो मैलिएबल होती है। सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन सी दो हमारी मेटल्स हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट, और इसमें मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। अब आते हैं होलिस्टिक लेंस, द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे इंडिया को सिविलाइज्ड बनाने में या उसकी प्रोग्रेस में आयरन का, लोहे का क्या रोल था। बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है ये साइंस और हिस्ट्री के बीच में। 6th क्लास की साइंस की जो बुक थी आपकी, एक सोशल साइंस की बुक, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसमें आपने हरप्पन्स के बारे में चैप्टर पढ़ा था। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो कॉपर और गोल्ड को यूज करना जानते थे, उससे यूटेंसिल्स बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, कुछ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। हालांकि आयरन वो कम ही यूज करते थे। दे यूज दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स। उनसे वो बहुत से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, फ्रॉम यूटेंसिल्स टू ज्वेलरी, बर्तनों से लेकर जो उनकी ज्वेलरी होती थी, आभूषण, उस तक। हाउएवर यू वुड हार्डली फाइंड एनी एविडेंस ऑफ द हरप्पन्स यूजिंग अ वेरी प्रोमिनेंट मेटल आयरन। जैसा हमने अभी कहा, ये आपने अपनी बुक में भी पढ़ा था चैप्टर में, हिस्ट्री के चैप्टर में, कि वो बहुत ज़्यादा आयरन मेटल को यूज़ करते थे। इसके बहुत कम एविडेंसेस मिलते हैं, बहुत कम सबूत है, मतलब आयरन को वो कम यूज़ करते थे, जिसको आजकल आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा देखते हैं। बहुत ज़्यादा जगहों पर आजकल हम लोहे को यूज़ करते हैं,
दिस इज बिकॉज इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वॉज यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज। डे टू डे एक्टिविटीज में आयरन लोहा यूज हो उसमें बहुत लंबा टाइम लग गया। हाउएवर वन ऑफ द यूज ऑफ आयरन गेन्ड प्रोमिनेंस इन द टाइम्स दैट फॉलोड। हालांकि बाद के टाइम में बहुत प्रोमिनेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आयरन को यूज करना। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशंस इन इंडिया। इंडिया में जो सिविलाइजेशन थी उसकी प्रोग्रेस में, उसकी तरक्की में लोहे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, लंबे टाइम चलता है, ड्यूरेबल होता है और आसानी से मिल भी जाता है, इस वजह से एग्रीकल्चरल टूल्स जैसे कि प्लॉज, हल थे मेड फ्रॉम आयरन वर मच सुपीरियर टू दोज यूज प्रीवियसली। पहले जो हल यूज किए जाते थे जनरली लकड़ी के वो बनते थे या पत्थर के, उनसे बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी के, सुपीरियर थे जो प्लॉज, जो हल लोहे के बने हुए थे। What could be the potential reason that it is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? अब आपको बताना है क्या एक मेन रीजन हो सकता है कि कॉपर पहले डिस्कवर हुआ आयरन से। तो कॉपर नेचर में कंपैरेटिवली प्योरर फॉर्म में मिलता है, बहुत कम उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, जबकि आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, धरती से बाहर निकालने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। इसलिए ह्यूमंस ने कॉपर को यूज करना पहले सीखा आयरन से। ठीक है, आप चाहे तो आंसर लिख भी सकते हैं इसका, वैसे बीच का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आंसर पता होना चाहिए। आप लिखेंगे कॉपर इज फाउंड इन नेचर इन कंपैरेटिवली प्योरर फॉर्म एंड इट हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, whereas iron extraction require very high temperature and advanced techniques. Therefore, humans learn to use copper earlier than iron. Okay? अब इसी के साथ आती है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। मालिएबिलिटी के बारे में आपने पढ़ लिया, क्या है, कौन से मटेरियल्स शो करते हैं, क्या उसका यूज है। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। नाउ वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर्स। मेटल के जो वायर्स हैं, उनके तार, उनका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ देखते हैं। आपने देखा होगा घरों में इलेक्ट्रिक जो फिटिंग्स होती है उसमें मेटल की वायर्स होती है। आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, गिटार में आप देखेंगे, सितार में, उसमें भी मेटल की वायर्स होती है। ज्वेलरी में भी कई बार आपको देखने को मिलेगी। यू माइट हैव सीन वायर्स ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। अभी हमने वायर देखी भी थी। देखो ये मेटल की वायर आपने देखी होगी, हालांकि एग्जैक्ट शायद ऐसी आपने ना देखी हो क्योंकि इनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक आपको ना लगे। देन सम ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, नेकलेसेस, इयररिंग्स, ये सभी मेटल वायर्स के बने होते हैं। मेटल वायर्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन इन वेराइटी ऑफ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें स्ट्रिंग होते हैं जैसे कि वीणा, सितार, वायलिन, गिटार, ये भी हमने अभी देखे, एक दो देख भी लेते हैं। देखो गिटार में ये स्ट्रिंग्स आप देखेंगे, ये भी मेटल के बने हैं स्ट्रिंग्स। ये है सितार, इसमें भी स्ट्रिंग्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से वीणा में और वायलिन में भी होते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल्स, कई मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उन्हें चेंज किया जा सकता है वायर्स में, उनकी वायर्स बन सकती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। अगेन अंडरलाइन कर लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जैसे कॉपर डक्टाइल है, उसकी वायर बन सकती है, एल्यूमिनियम की वायर बन सकती है, गोल्ड सिल्वर की वायर्स बन सकती है। देन कुछ जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें वायर होती है, ये वायर निकल की या ब्रॉन्ज या फिर स्टील की बनी होती है, वो भी सब मेटल्स ही हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की इज मेनली पोजेस्ड बाय मेटल्स, ये आपको मेटल्स में ही मिलती है। लकड़ी की वायर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी वायर बन नहीं सकती है। इसी तरह से आपको रबर की वायर नहीं मिलेगी, प्लास्टिक की वायर नहीं मिलेगी क्योंकि वो डक्टाइल नहीं है, वो सभी नॉन मेटल्स हैं। तो दूसरी मेटल की प्रॉपर्टी आपने क्या देखी, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी उनमें होती है, मालिएबिलिटी की प्रॉपर्टी भी उनमें होती है, मालिएबल भी वो होते हैं। आगे आते हैं, अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी दिए हैं। गोल्ड इज सो डक्टाइल, गोल्ड मालिएबल तो था ही, उसकी बहुत थिन शीट बन सकती है
और वो इतना डक्टाइल है कि 1 ग्राम गोल्ड से, सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। दूसरा, जो मेटल्स का डक्टाइल नेचर है उसकी वजह से ही टी स्टेनर आप देखते हैं, चाय की जो छन्नी होती है उसके अंदर ये वायर्स लगी होती है। वो वायर किसकी होगी? किसी मेटल की होगी, जनरली स्टेनलेस स्टील की होती है वो, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी डक्टिलिटी, जिसमें कि मटेरियल्स को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टिलिटी मेटल्स, ज़्यादातर मेटल्स शो करते हैं। हैव यू एवर सीन वायर मेड अप ऑफ कोल और सल्फर? क्या आपने कोयले की या सल्फर की वायर देखी है? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नॉट। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। तो आप कह सकते हैं कोल और सल्फर डक्टाइल नहीं है, वो मेटल्स भी नहीं है। ओके, नाउ डक्टिलिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में वैसे भी देखते होंगे। जैसे फेंस आप देखते हैं, वो वायर जो लगी होती है फेंस में, या फिर बाइसिकल ब्रेक की जो वायर है वो भी जिस मटेरियल की बनी होगी वो डक्टाइल होगा। देन फैन की वायरिंग आप देखते हैं, गिटार स्ट्रिंग देखा, ईयरफोन की वायर्स आप देखते हैं, केबल चार्जर देखते हैं। तो जिन भी मटेरियल्स की वो वायर्स बनी हैं वो सभी डक्टाइल होंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको गिवन है, डाइव डीपर। डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील, स्टील एक मिक्सचर है आयरन, लोहे का और कार्बन का। कार्बन एक नॉन मेटल है और लोहा एक मेटल है। इन दोनों को मिक्स करके बनती है स्टील, और स्टील की जो रस्सियां हैं, वायर कैन सपोर्ट हैवी लोड्स। बहुत भारी जो लोड है, भार है, वो ये उठा सकती है। इसीलिए दे आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिजेस एंड क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। जो एलिवेटर्स होते हैं, लिफ्ट होती है, या क्रेन जो है, या सस्पेंशन ब्रिज, उन सभी में ये आप देख रहे हैं ये वायर्स किसकी बनी होती है? स्टील की। देखो ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, बीच में पोल्स कुछ आपको दिखाई देंगे, और ये सस्पेंडेड रहता है किससे? यहाँ पर बहुत थिक स्टील की वायर्स होती है, उसके ऊपर ये ब्रिज बना है, रोड बना है जिस पर व्हीकल्स चलते हैं। तो कितना लोड वो उठा सकते हैं आप अज्यूम कर सकते हैं, एक ही बार में कितने व्हीकल्स इनके ऊपर रन करते होंगे। दूसरा, क्रेन्स आप देखते होंगे जो बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकती है, उसमें भी जो वायर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बनी होती है स्टील की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक मिक्सचर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है स्टील किन दो उसका मिक्सचर है, मेटल और नॉन मेटल का। तो स्टील में एक मेटल होता है आयरन, लोहा, और एक नॉन मेटल होता है कार्बन। उनको मिक्स करके बनाई जाती है स्टील, जो बहुत सपोर्ट करती है हैवी लोड्स को, बहुत भारी चीज उससे उठाई जा सकती है। नेक्स्ट इज sonority. Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin is dropped on the floor? क्या आपने देखा है मेटल की कोई स्पून नीचे गिर जाए, या प्लेट गिर जाए, या कोई कॉइन नीचे गिर जाए तो कैसी आवाज आती है? एक थोड़ी रिंगिंग साउंड आपको सुनाई देगी। ये देखो मेटल कॉइन की कुछ इस तरह की साउंड होती है, थोड़ी डल होगी लेकिन स्टिल रिंगिंग होगी। ओके, फिर प्लेट गिरेगी तो कुछ ऐसी साउंड आपको सुनाई देगी। Now, how is it different from the sound produced when a piece of coal or wood is dropped on the floor? फ्लोर के ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा या कोयले का एक टुकड़ा अगर आप ड्रॉप करते हैं तो बहुत ही डल साउंड आएगी आपको, बिल्कुल कोई रिंगिंग साउंड नहीं होगी। देखो कुछ इस तरह से। ओके, नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट। बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये आपको करके दिखाना है, अभी हमने कर लिया है ये। एक्चुअली कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको लेनी है, मेटल स्पून, कॉइन, फिर कोल, ब्लॉक ऑफ वुड, उनको ड्रॉप करना है हाइट से, और साउंड में डिफरेंसेस नोटिस करने हैं। देखो ये ब्लाइंड पर्सन है, ये बताते हैं कि आई यूज द डिफरेंस इन साउंड व्हेन माई स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। मेरी स्टिक जब मेटल को हिट करती है तो अलग साउंड आती है, जब लकड़ी को हिट करती है तो डिफरेंट साउंड आती है, जिससे मैं अपना रास्ता पता करता हूँ। सो यू हैव ऑब्जर्व्ड, आपने सुना हो, आपने ध्यान दिया होगा कि जो मेटल स्पून है या मेटल कॉइन है, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कोल और वुड
ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड, बहुत ही डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इनेबल देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि डेफिनेशन आ जाती है ऑब्वियसली आसानी की। जो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, मालिएबिलिटी किसको कहते हैं, डक्टिलिटी किसको कहते हैं, सोनोरिटी किसको कहते हैं, और ये सभी आपकी बुक में आपको गिवन है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इनेबल देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उनमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं सोनोरिटी। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनरस इन नेचर, और कहा जाता है कि मेटल्स जो हैं वो उनका कैसा नेचर है, वो सोनरस है नेचर में। जो ऑब्जेक्ट सोनोरिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन्हें हम सोनरस कहते हैं। Now, oh, the ringing sound of my घुंघरूस is also due to the sonority of metals. अब ये बच्चे को पता लगा, अच्छा मेरे जो घुंघरू में एक रिंगिंग साउंड आती है क्योंकि मेटल्स की सोनोरिटी की वजह से वो है। ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ मेटल्स सोनोरस होते हैं, सोनरस होते हैं। जितने भी आपने जैसे कॉइन को नीचे गिराया, या फिर आपने स्पून को जो स्टेनलेस स्टील की बनी है, या फिर आपने प्लेट को नीचे गिराया, वो सभी इसीलिए उनमें से साउंड आई। या घुंघरू में से साउंड क्यों आती है, क्योंकि वो लोहे के आयरन के बने होते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं सिर्फ वही सोनरस होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। आप रबर को नीचे गिराइए, प्लास्टिक को गिराइए, लकड़ी को गिराइए, तो आपको रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। ठीक, नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल इज ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। इस बच्चे को भी समझ में आया। ये एग्जाम्पल्स हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कि 2 एग्जाम्पल्स बताइए अपनी डेली लाइफ में जहां पर मेटल की सोनोरिटी का यूज होता है। तो एक ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि डांसर्स के जो घुंघरू है सोनोरिटी की वजह से ही रिंगिंग साउंड उनसे आती है, और हमारे स्कूल की स्कूल बेल भी इसीलिए ही रिंग कर पाती है क्योंकि वो मेटल की बनी होती है। अगर लकड़ी की आप बना दे स्कूल बेल, मान लीजिए रबर की बना दे, रबर की बेल को आप कितना भी बजाते रहिए वो सुनेगी ही नहीं, रिंगिंग साउंड आएगी ही नहीं। तो वो इसीलिए मेटल की बनी होती है क्योंकि मेन पर्पस है रिंगिंग साउंड आए, सबको जो बेल है वो सुनाई दे। ओके, तीनों प्रॉपर्टीज होपफुली समझ में आ गई होगी आपको। हम कोशिश कर रहे हैं, इवन एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आपको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स भी गिवन है, उसके बाद डेफिनेशन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, विच इज कंडक्शन ऑफ हीट। So, have you ever noticed the vessels used for cooking in the kitchen? किचन में कुकिंग के लिए जो बर्तन यूज होते हैं, जैसे फ्राइंग पैन है या प्रेशर कुकर है, या चाय का जो बर्तन है आपका, या स्पून जिन्हें आप यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, you might have noticed that the vessels used for heating are made of metals. कोई भी बर्तन आपको रबर का नहीं मिलेगा, आपको लकड़ी का नहीं मिलेगा, आपको प्लास्टिक का नहीं मिलेगा। जो बर्तन है एल्यूमिनियम के होंगे, या ब्रास के भी होते हैं कुछ बर्तन, या फिर स्टील के होंगे, वो सभी मेटल्स के ही बने होते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? क्या आप कुछ मेटल्स के नाम बता सकते हैं जिनसे कुकिंग वेसल्स बनते हैं? तो बिल्कुल, एल्यूमिनियम के बनते हैं कुकिंग वेसल्स, एल्यूमिनियम। स्टील के बने होते हैं, कुछ लोहे के भी बनते हैं, आयरन, कास्ट आयरन होता है, फिर कॉपर के भी बनते हैं। ओके, नाउ डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस? मेटल्स को ही क्यों यूज किया जाता है? वैसे चांदी के भी बन सकते हैं, सोने के भी बन सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर बहुत कॉस्टली हो जाएंगे। दोनों चीजें हमें देखनी है जो हमारा पर्पस भी पूरा करे और सस्ते भी हो। तो अब मेटल्स को ही हम क्यों यूज करते हैं, नॉन मेटल्स को क्यों नहीं यूज कर लेते? नॉन मेटल्स जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, जैसा हमने अभी देखा, या रबर है, उन्हें क्यों नहीं यूज करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। इसमें भी एक एक्टिविटी आपको गिवन है। ये एक्टिविटी आप अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर या अडल्ट की निगरानी में ही परफॉर्म करेंगे। हॉट वाटर को हैंडल करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक ग्लास टम्बलर रखिए, उसको हॉट वाटर गर्म पानी से भर लीजिए। फिर एक मेटल की स्पून लीजिए और एक वुडन स्पून लीजिए, लकड़ी की चम्मच लीजिए, दोनों सेम साइज की और सेम थिकनेस की हो। उनको इमर्स कर दीजिए पानी में, अंदर डाल दीजिए द स्पून साइमल्टेनियसली इनटू द हॉट वाटर। गर्म पानी के अंदर आप उनको रखेंगे। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स तक रहने दीजिए। नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून, हर स्पून के अपर एंड को जब आप टच करेंगे तो जो मेटल स्पून है वो आपको गर्म दिखेगी और वुडन स्पून
में कोई भी मतलब वो नॉर्मल दिखेगी, वो हीट आपको फील नहीं होगी ऊपर। जबकि ये पार्ट तो इस स्पून का हॉट वाटर के अंदर इमर्स्ड भी नहीं था, इमर्स्ड ये पार्ट है पानी के अंदर, ये पार्ट है, और गर्म यहाँ हो गया। कहने का मतलब है जो हीट है वो इसमें ट्रैवल करके यहाँ आ गई है, जबकि वुडन स्पून में वो ऊपर नहीं आई। इसी से ही ये टॉपिक हमारा बनता है कंडक्शन ऑफ हीट। नाउ सम डिस्कशन पॉइंट, अब इसके बाद आप डिस्कस करेंगे विच ऑफ द स्पून्स गेट हॉटर, कौन से स्पून है जो गर्म हो गई है, मेटल स्पून। एंड व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट हीट ट्रांसफर अलोंग द टू स्पून्स, दो स्पून्स में हीट ट्रांसफर कैसे होता है वो उसके बारे में आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो आप लिखेंगे मेटल्स में हीट ट्रांसफर होता है, वुड में यानी कि नॉन मेटल्स में नहीं होता हीट ट्रांसफर अलोंग द टू स्पून्स। सो आप लिखेंगे वी कैन कंक्लूड दैट मेटल्स ट्रांसफर हीट क्विकली, और वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। वाइल वुड डज नॉट, जबकि वुड में हीट ट्रांसफर नहीं होती। अगर एक एंड गर्म है आपकी स्पून का तो ऐसा नहीं है कि दूसरा भी हो जाएगा। यू मे हैव नोटिस दैट द मेटल स्पून इज हॉटर टू टच दैन द वुडन स्पून, आप ये पाएंगे कि जो वुडन स्पून है वो गर्म नहीं होगी, जबकि मेटल स्पून हॉटर होगी, टच करने पर वो ज़्यादा गर्म लगेगी आपको। इवन दो बोथ स्पून्स आर इमर्स्ड इन वाटर ऑन ऑफ द सेम टेम्परेचर फॉर द सेम टाइम, हालांकि दोनों स्पून्स को आपने सेम टाइम तक पानी में रखा, जो पानी का टेम्परेचर है वो भी सेम ही था। दिस शोज दैट हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल स्पून मेकिंग इट हॉटर, इससे पता लगा कि जो मेटल की स्पून थी उसमें हीट मतलब गर्मी वो ट्रांसफर हुई है, जबकि वुड में लकड़ी में आसानी से हीट ट्रांसफर नहीं होती। बहुत ही लंबे टाइम तक आप रखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको हॉट फील हो दूसरा पार्ट, बट उतना नहीं होगा जितना मेटल स्पून का होगा। इन कॉन्ट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफर हीट पुअरली, जबकि वुडन स्पून में हीट पुअरली मतलब बहुत ही कम ट्रांसफर होती है। इन सच केस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ मटीरियल इज कॉल्ड कंडक्शन एंड मटीरियल्स दैट ट्रांसफर हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अगेन अंडरलाइन कर लीजिए, जब किसी भी मटीरियल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट ट्रांसफर होती है उसे हम कंडक्शन कहते हैं, और जो मटेरियल हीट को ट्रांसफर करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। यानी कि मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं हीट को वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर कोई भी मेटल का एक बड़ी सी रॉड आप ले लोहे की हो या एल्यूमिनियम की हो, स्टील की हो, इस पार्ट को गर्म करे तो दूसरा पार्ट अपने आप गर्म हो जाएगा। यहाँ आपने अगर आग जला दी मान लीजिए तो दूसरा पार्ट भी आपको हॉट फील होगा। तो यानी कि वो जो मेटल है वो कंडक्टर है, क्योंकि वो कंडक्शन की प्रॉपर्टी को शो करता है, हीट को कंडक्ट करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस वन कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये भी लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, अच्छे से वो हीट को ट्रांसफर करते हैं, जबकि वुड पुअर कंडक्टर है हीट का। लकड़ी हो या दूसरे भी जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। एक और डिफरेंस पता लग गया मेटल्स और नॉन मेटल्स में। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई मोस्टली मेटल वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। अब हमें समझ में आया कि मेटल वेसल्स क्यों यूज किए जाते हैं कुकिंग के लिए, और क्यों उनके हैंडल्स वुड या दूसरे मटेरियल के बनते हैं जो हीट को कंडक्ट ना करे। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, आई थिंक आपकी बुक में लास्ट में है भी। और देखो यहाँ पर इसका आंसर है, ये देखिए, घर में आपने तवा देखा होगा या दूसरे भी जो यूटेंसिल्स होते हैं जिन्हें आप जिस पार्ट को कुकिंग के लिए यूज करते हैं वो तो बना होगा मेटल का, आयरन का हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, लेकिन जिसे आप होल्ड करते हैं, जिससे उसको पकड़ते हैं, जो हैंडल है उनका, वो बना होता है उन मटेरियल से जो हीट को कंडक्ट ना करे, जो पुअर कंडक्टर्स हो हीट के। जैसे लकड़ी का बना है, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रबर का बना हो सकता है। अब रीज़न ये है कि अगर ये पार्ट भी, ये तवा को हम देख रहे हैं, अगर ये पार्ट भी मेटल का ही बना होता तो ये भी गर्म हो जाता, फिर आप इसको आसानी से होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए इसको वुड का बनाया गया है। ये लकड़ी का क्यों नहीं बनाया? एक तो लकड़ी वैसे आसानी से जल भी जाएगी,
और वो हीट को कंडक्ट भी नहीं करेगी। नीचे वाला पार्ट सिर्फ गर्म होता रहेगा, जबकि खाना ऊपर रखा है वो गर्म ही नहीं होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपकी बुक में। अगर हम एक्सरसाइज पर आ जाएं, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। नहीं, एक्सरसाइज में तो नहीं दिख रहा, एनीवेज ये लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जो हमारे कुकिंग वेसल्स हैं उनका ये जो पार्ट जिस पर कुक करते हैं वो मेटल का बना होता है, जबकि जो होल्ड करने वाला पार्ट है वो नॉन मेटल का बना होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। अगर नीचे से आप पैन को गर्म करते हैं तो ऊपर जो सामान या खाना आपने रखा है वो भी हीट होगा, गर्म होगा, आसानी से कुक हो जाएगा। जबकि जो हैंडल होते हैं उनको नॉन मेटल के बनाए जाते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। वो आसानी से हीट को उनके थ्रू पास नहीं होने देते, तो हैंडल गर्म नहीं होते हैं। हम उन्हें आसानी से होल्ड कर सकते हैं। ओके, वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स डू नॉट बिकम हॉट इजीली, सो दे प्रोटेक्ट आवर हैंड्स फ्रॉम बर्न्स। वो जलने से हमारे हाथों को बचा लेते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर। हो सकता है इस चैप्टर में हो वो क्वेश्चन। लास्ट ईयर जो पेपर्स देखे थे हमने, शायद हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था उसमें, तो इसके बारे में और डिटेल में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है? कंडक्शन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना। जो हीट को, गर्मी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाए वो उन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को ले जाए उन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। सो हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर? स्क्रू ड्राइवर, देखो ये है स्क्रू ड्राइवर्स। ओके, तो स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा। अब क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हैंडल। ये हैंडल बनाने के लिए किस तरह के मटेरियल का यूज किया जाता है? स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स बनते हैं जनरली प्लास्टिक के या फिर रबर के। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक और रबर नॉन मेटल्स हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इसे यूज किया जाता है ना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क के लिए। जबकि अगर हम टिप की या इनके ब्लेड की बात करें, वो बने होते हैं स्टील के। स्टील एक मेटल, आयरन और कार्बन का बना होता है, वो मेटल ही है एक, और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है। ओके, तो क्योंकि इस पार्ट को हमें होल्ड करना होता है इलेक्ट्रिसिटी का काम करते टाइम। देखिए ये एक इलेक्ट्रिशियन है जो स्क्रू ड्राइवर को यूज कर रहे हैं। ये पार्ट जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो यहाँ पर है अप्लायंस के ऊपर, और इन्होंने इसको यहां से होल्ड किया है। स्क्रू ड्राइवर को कभी भी इस तरह से यूज नहीं करना है, ये रॉन्ग वे है। क्योंकि हमें पता है जो आगे का ये पार्ट है ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इस पूरे में इलेक्ट्रिक करंट होता है। अगर आपने इसको होल्ड किया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, तो ये एक तो हमने स्क्रू ड्राइवर के बारे में देखा। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इलेक्ट्रिशियन वेयरिंग रबर ग्लव्स एंड शूज व्हाइल वर्किंग। ये अभी जस्ट हमने देखा कि इलेक्ट्रिशियंस जब इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो वो रबर ग्लव्स और रबर शूज पहनते हैं। नाउ व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? इसका क्या रीजन हो सकता है? अब एक एक्टिविटी आपको दी है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करिए लाइक द टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपने एक टेस्टर सर्किट डिजाइन किया था, वो करना है। सर्किट्स एंड उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको इस चैप्टर में रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द मटेरियल्स लिस्टेड बिलो एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। ओके, ये देखिए कुछ ऐसा था आपका टेस्टर सर्किट। इसमें ये बैटरी आपने लगाई हुई है, यहाँ पर बल्ब था, ये वायर है। अब बीच में यहाँ 1 बाय 1 आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और देखेंगे बल्ब ग्लो होता है या नहीं। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। कॉपर की वायर ले लीजिए, एल्यूमिनियम फॉइल, जैसे बच्चा एल्यूमिनियम फॉइल से अभी टेस्ट कर रहा है यहाँ पर। एक आयरन नेल आपको लेनी है, कोयला लेना है, फिर सल्फर लेना है, ये सल्फर है। स्टोन ले लीजिए, एक ड्राई वुड ले लीजिए, सूखी हुई लकड़ी, रबर या इरेजर ले लीजिए, नायलॉन की रस्सी ले लीजिए। ओके, ये भी कोई आइटम होगा। 1 बाय 1 आप चेक करेंगे और फिर बताएंगे किस केस में बल्ब ग्लो होता है और किस में नहीं। जैसे जब आपने एल्यूमिनियम फॉइल से कनेक्ट किया अपने टेस्टर सर्किट को तो आप देखेंगे बल्ब ग्लो होगा। जब नेल से आप कनेक्ट करेंगे तो भी बल्ब ग्लो होगा, आप कॉपर वायर से करेंगे तो भी बल्ब ग्लो होगा,
अगर आप कोयले से करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब यहाँ पर ये सर्किट, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। इसमें सबसे पहले पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल से जब आप कंप्लीट करेंगे सर्किट को तो बल्ब ग्लो होगा, बल्ब ग्लोज। तो कहने का मतलब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर होगा तभी इसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया। हमारा ये सर्किट कंप्लीट हुआ, यहां से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी आई, कंप्लीट होगा सर्किट तभी बल्ब ग्लो होगा। अगर सर्किट टूट जाएगा, बीच में कोई पुअर कंडक्टर होगा, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आगे पास ही नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो जिन भी ऑब्जेक्ट से बल्ब ग्लो होता है वो गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ग्लोस तो आप लिखेंगे गुड कंडक्टर। नेक्स्ट इज डी। उसके बाद है आयरन नेल। आयरन नेल में भी बल्ब ग्लो होगा, आयरन नेल बीच में लगाने से, और इसका मतलब वो भी गुड कंडक्टर है। लंप ऑफ सल्फर, थोड़ा सा पी साइज, आप जब सल्फर का बोलेंगे तो आप देखेंगे बल्ब ग्लो नहीं होगा, बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है, तो यानी कि वो कैसा कंडक्टर है, वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर आगे और कौन कौन से वो थे, कोल था एक इसमें, कोल से भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, मतलब वो भी पुअर कंडक्टर है। एक बार सभी ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं जो थे यहां पर। इसमें एल्यूमिनियम फॉइल गुड कंडक्टर, टिक और क्रॉस कर देते हैं। आयरन नेल गुड कंडक्टर, लंप ऑफ सल्फर पुअर कंडक्टर, बल्ब ग्लो नहीं होगा। कॉपर वायर में बल्ब ग्लो होगा। पीस ऑफ कोल से नहीं होगा, पीस ऑफ ड्राई वुड लकड़ी से भी नहीं होगा, पत्थर से नहीं होगा, इरेजर जो रबर की बनी है उससे भी नहीं होगा, पीस ऑफ नायलॉन रोप से भी नहीं होगा। ठीक, नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा, दैट द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम आयरन एंड कॉपर मेक द बल्ब ग्लो। एल्यूमिनियम आयरन और कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बल्ब को, उनसे बल्ब ग्लो होता है, जबकि सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर, नाइलॉन रोप जो है उनसे बल्ब ग्लो नहीं होता। ये देख चुके हैं हम। डू यू सी एनी पैटर्न इन द ग्लोइंग ऑफ बल्ब व्हेन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स इन एक्टिविटी 4.4? यहाँ पर क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? हमने देखा कि जितने भी हमारे मेटल्स थे, एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, कॉपर, ये सभी मेटल्स हैं, मेटल्स ने बल्ब की वजह से बल्ब ग्लो हुआ, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, लकड़ी नॉन मेटल है, कोल भी, कोयला भी नॉन मेटल है, पत्थर भी कोई मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, इरेजर भी एक नॉन मेटल है, रबर, फिर नाइलॉन जो है कपड़ा वो भी एक नॉन मेटल है, और सल्फर भी एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स ने की वजह से बल्ब ग्लो नहीं हुआ जब उससे हमने अपने टेस्टर सर्किट को कनेक्ट किया। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया दैट ऑल मटेरियल्स दैट मेक द बल्ब ग्लो आर मेटल्स। जितने भी मटेरियल्स ने बल्ब को ग्लो कराया वो सभी क्या थे? मेटल्स थे। मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, अंडरलाइन कर लीजिए, टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मेटल्स जो उनके थ्रू आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी मेटल्स के इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जिन्होंने बल्ब को ग्लो करने से रोका, बल्ब को जलने से रोका, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को उनके थ्रू पास नहीं होने दिया, उन्हें हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं, जैसे रबर है, प्लास्टिक, वुड, सल्फर, नाइलॉन। ठीक है, सो now we can understand that plastic covering on screwdriver and rubber gloves protect the electrician from electric shock because these materials are poor conductors of electricity। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो रबर ग्लव्स क्यों पहनते हैं, या फिर स्क्रू ड्राइवर की जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वो प्लास्टिक या रबर की क्यों होती है? क्योंकि प्लास्टिक कवरिंग और रबर ग्लव्स इलेक्ट्रिशियंस को प्रोटेक्ट करते हैं कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं दोनों ही। ओके, नेक्स्ट वी लर्न दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, लस्ट्रस, मालेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने ये
पढ़ा अभी तक, जो जिस्ट है इस वीडियो की, कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। एक दो है जो सॉफ्ट होते हैं, एक है जो हमने देखा मर्क्यूरी जो लिक्विड भी होता है, लेकिन जनरली हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, उनमें शाइन होती है, मैलिएबल होते हैं, आसानी से उनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमर से बीट करके, डक्टाइल होते हैं, उनको स्ट्रेच करके वायर बनाई जा सकती है, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक छोड़ दिया इन्होंने, सोनरस भी होते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।